दोनों बैलेंसेस बेटा हमारे पास गिवन होंगे, उसका बैंक के रेकर्ड्स के मुताबिक भी और बिजनेस के रेकर्ड्स के मुताबिक भी बैलेंसेस हमें गिवन है। अब हम लोगों ने बेटा रिकंसाइलिंग आइटम्स को गौर से देखा था, अभी वन बाय वन करके हमने उनको डिस्कस भी किया कि हम लोग किस तरह से रिकंसाइल करेंगे, और रिकंसाइलिंग आइटम्स जो हैं उनका उनकी टाइप्स हमने डिफरेंट जो है उनकी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस की अभी। तो बेटा हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो अपने पास बिजनेस बुक्स में करेंगे, और कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हम लोग वो जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है उसके साथ हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, ताकि दोनों बैलेंसेस जो है वो हमारे टैली हो जाएं। ठीक है। अब बेटा देखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हमने बनानी है तो हमारे पास दोनों बैलेंसेस हमने यूज करने हैं, बैलेंस एज पर बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये कुछ हमें नीचे टाइप्स दी हुई हैं कि अगर हम लोग कहते हैं जी बैंक ने कुछ कलेक्शंस की हैं। बेटा मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ बैंक रिकंसिलिएशन समझाते वक्त कि ये रिकंसिलिएशन का प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह से है कि दो दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं, उनमें किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उनमें नाराजगी हो गई है किसी चीज को इशू बनाकर। ठीक है। तो बेटा मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम लोग उस इशू को रिजॉल्व कर दें, जिस इशू की वजह से दो दोस्तों में नाराजगी हुई है, दो दोस्तों में अनबन हो गई है, जिस इशू की वजह से अगर उस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, तो क्या नाराजगी खत्म नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली नाराजगी खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा आप कह लें कि ये दोनों भी दो दोस्त ही हैं, एक मतलब है तो कैश बैलेंस ही ना, एज पर बुक्स और एज पर बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों में, दोनों के बैलेंसेस में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, कुछ फर्क आ गया है। वो फर्क क्यों आ गया है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सारे के सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स में, कि इन आइटम्स की वजह से फर्क आया था। अब उन आइटम्स को हम लोगों ने एडजस्ट करना है, तो कौन कौन सी आइटम किस किस बैलेंस में एडजस्ट होगी ये हम लोग देख लेते हैं। बेटा अगर बैंक ने कोई भी कलेक्शन की है तो उसको हम लोगों ने एडजस्ट करना है बिजनेस के बुक्स में, बिजनेस के रिकॉर्ड्स में उसको एडजस्ट करना है। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा कुछ चेक हमने इशू किया था वो बाउंस हो गया है, वो रिटर्न हो गया है, डिसऑनर होके वापस आ गया है, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई, या कोई चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ था वो डिसऑनर हो गया है, तो उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है अपने पास बिजनेस के अकाउंट्स में, एडजस्ट करना है उसको भी। ठीक है। इसी तरह से बैंक अगर हमसे कोई प्रिंटिंग चार्जेस लेता है या कोई सर्विस चार्जेस लेता है तो उनको भी हम लोगों ने एडजस्ट करना है बिजनेस बुक्स में, क्योंकि ये सारे काम बैंक तो कर चुका हुआ है, हमने नहीं किए, ये बिजनेस में ये चीजें मिसिंग है। तो जो चीजें बेटा बिजनेस में मिसिंग होंगी उनको बिजनेस अकाउंट्स में एडजस्ट कर देंगे, और जो चीजें हमारी मिसिंग होंगी बैंक में उनको हम लोग बैंक बैलेंस में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो एक बेटा इसके लिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक एक्सेल की शीट पे या उसकी वर्ड की शीट के साथ मैं आप लोगों को जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट आइटम्स को एक पूरे का पूरा फॉर्मेट बनाकर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग भी उसी फॉर्मेट से इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। ये बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल जो है वो ड्रा किया है, और मैं यहाँ पे इसका टाइटल देने जा रहा हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ जी, मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ। और ये हम लोग किसी पर्टिकुलर डे को बैलेंसेस जो हैं एज पर बुक्स और एज पर अकाउंट बिजनेस, एज पर बिजनेस बुक्स और एज पर बैंक रिकॉर्ड्स हम लोग बैलेंसेस को मैच करने के लिए किसी पर्टिकुलर डेट को ये स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसके साथ लिख देंगे एज ऑन फला फला जो भी डेट होगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की डेट की बनानी है तो हम लिख लेंगे एज ऑन फेब्रुवरी 26 2021। ठीक है जी, ये हम लोग बना लेते हैं जी। और ये अकाउंट होल्डर कौन है उसका नाम हम लोग लिख देते हैं मिस्टर ABC, वट जो भी कोई होगा। ठीक है जी। ये बेटा मैंने आप लोगों के सामने उसका टाइटल मेंशन कर दिया कि टाइटल हम लोगों ने किस तरह से देना है इसका बैंक रिकंसिलिएशन का। इसको जरा थोड़ा सा मजीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। नहीं जी, ये हम लोगों ने स्टेटमेंट बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये हम लोगों ने उसके नीचे
कुछ कॉलम्स बना लिए। अब इन कॉलम्स में मुझे क्या लिखना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में मैं क्या लिखूंगा कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमने देखी थी, वो जो रिकंसाइलिंग आइटम्स थी वो हमें गिवन होंगी सीरियल नंबर के लिहाज से, तो हम लोग उनको यूज करेंगे कि कौन से सीरियल नंबर की ट्रांजैक्शन जो है वो क्या इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स लिख दिए मैंने। और ये बेटा ये पहला जो है वो मैंने बिजनेस बुक्स का कॉलम बना दिया, और दूसरा जो है वो बेटा मैंने बना दिया है बैंक स्टेटमेंट का बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है जी, ले जी, ये बेटा मैंने जो है वो उसका फॉर्मेट आप लोगों के सामने मैंने बना दिया। आप लोग इसी इन्हीं फॉर्मेट्स को अपने पास अपनी नोटबुक्स पे आप लोग बना सकते हैं, साथ साथ ऐसे ही मुझे फॉलो करके इनको आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ले बेटा जी, ये हम लोगों ने जो दो कॉलम्स मतलब दो रिकॉर्ड्स हमने लिख लिए, बिजनेस बुक्स और बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेटा लिखते हैं बैलेंस। क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि जो भी बैलेंस हमारे पास अवेलेबल होगा। अब बेटा देखें, बैलेंस हम लोगों ने बिजनेस बुक्स का बैलेंस भी हमारे पास अवेलेबल होगा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी हमारे पास अवेलेबल होगा। अब ये देखना है कि हम लोग दोनों में से किस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जो है वो मजीद एक रो ऐड करता हूं मैं। यहाँ पे एक रो मैंने मजीद ऐड कर दी। ये पहला कॉलम मैंने बना लिया है जी डेबिट अमाउंट्स के लिए, और दूसरा कॉलम बना रहा हूं मैं क्रेडिट अमाउंट्स के लिए। मतलब बिजनेस बुक्स में भी डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, और अगर हम लोग बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है ना। ठीक है बेटा, तो ये चीजें यहाँ पे तो आएंगी ही। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम लोग इसको बैलेंस को बैलेंस ब्रॉडडाउन को बिजनेस बुक्स में डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे या कि क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और बैंक स्टेटमेंट में किस कॉलम में लिखेंगे, जो भी बैलेंस हमें गिवन होगा उसको। ठीक है, ले बेटा जी। अब नॉर्मली बेटा अगर आप लोग देखते हो तो हमने जो बैंक में डिपॉजिट करवाई होती है अमाउंट, बिजनेस, हम अपने आप को बिजनेस या अपने आप को डिपॉजिटर कंसिडर कर रहे हैं ना। हमारे जो पैसे बैंक में पड़े होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं, तो फिर बेटा अगर वो एसेट होते हैं तो उनका तो बैलेंस फिर डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे वो नजर आएगा। लेकिन और वही बैलेंस अगर बैंक के लिए होगा तो बैंक के लिए तो वो पैसे वही लायबिलिटी होती है, वही बैलेंस जो पड़ा होता है कि जब चाहे कस्टमर मांगने आ जाए तो बैंक को वो रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसका बैलेंस क्या होगा? फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं जी नॉर्मल बैलेंस जो हमारे होते हैं। नॉर्मली जो हमारा बैलेंस बैंक में पड़ा होता है बिजनेस बुक्स के लिहाज से वो एसेट है, तो फिर अगर एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, और बैंक बुक्स के लिहाज से वो लायबिलिटी है, तो अगर वो लायबिलिटी है तो बैंक के लिहाज से फिर उस लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अपने नोटबुक्स पे लिख लीजिएगा, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा।
ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, हमारे लिए वो लायबिलिटी होगा क्योंकि हमने वो बैंक को वापस करना है, तो फिर उसका बैलेंस हमारे लिए क्रेडिट होगा और बैंक के लिए उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक के लिए वो एसेट है, बैंक ने वो लोन दिया हुआ है तो बैंक ने उसको वापस लेना है। ठीक है जी। अब जरा बेटा मैं दोबारा आप लोगों को वापस लेके जाता हूं आपकी बुक के ऊपर जहां से हम लोग इनको डिस्कस कर रहे थे। ये देखिएगा बेटा, बल्कि बुक को रहने दे, यहीं पे ही हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, ऐसे ही समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब बेटा क्या है कि दोनों जो हैं बुक्स, उनके बैलेंसेस जो है वो टैली नहीं कर रहे। बैलेंसेस टैली क्यों नहीं कर रहे, उसमें हमने कहा था एक तो हमारे क्या होते हैं, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, के डिपॉजिट इन ट्रांजिट की वजह से टैली नहीं कर रहे होते, या हमारे आउटस्टैंडिंग चेक्स की वजह से डिफरेंस आ रहा होता है, आउटस्टैंडिंग चेक्स, या हम लोगों ने अभी पढ़ा था तीसरे नंबर पे वो क्या थे कि एरर्स थे। ठीक है, और उसके बाद एरर्स में हम लोगों ने कहा था कि एरर कई तरह के हो सकते हैं, बिजनेस का भी एरर हो सकता है, बैंक का भी एरर हो सकता है। तो अगर जो भी एरर होगा उसको हम लोग जो है वो किस तरह से ठीक करेंगे वो भी मैं भी आप लोगों को सिखा देता हूं। उसके बाद मेमोरेंडम थे, तो एक था हमारे पास डेबिट मेमोरेंडम और एक था हमारे पास क्रेडिट मेमोरेंडम। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट मेमोरेंडम्स ये कुछ थे हमारे पास। ठीक है, अब बेटा देखें डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट से मुराद क्या है कि हम लोगों ने कुछ अमाउंट्स बैंक में जमा करवाई थी और वो अमाउंट अभी तक वो बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया। अब देखिए बेटा, जब हम लोग जमा करवाने गए थे अमाउंट्स को, तो हम लोगों ने तो उसकी एंट्री पास कर ली हुई थी ना। अब देखें जरा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एंट्री भी करके बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कि जब हम लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो हम लोग उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री पास करते हैं ना। और इसके बदले में जो बैंक ने एंट्री पास करनी है, बैंक ने एंट्री पास करनी है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और उसका जो भी कस्टमर का अकाउंट था वो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। अब बैंक ने ये एंट्री पास करनी है, लेकिन क्वेश्चन इज दिस बेटा कि बैंक ये एंट्री तो तब पास करेगा जब बैंक को रिकवरी होगी, जब बैंक अमाउंट को रिसीव कर लेगा, लेकिन अभी तक बैंक ने तो वो अमाउंट रिसीव ही नहीं की, तो लिहाजा बैंक के पास ये एंट्री जो है वो मिसिंग है। मतलब कि जब हमने डिपॉजिट जब करवाई थी अमाउंट, हमने बैंक के अकाउंट को डेबिट किया था, तो बैंक ने कस्टमर के अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट करना था। अब बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, मतलब हमारे पास बिजनेस बुक्स में वो चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन वो चीज बैंक स्टेटमेंट में या बैंक के रिकॉर्ड्स में वो चीज एंटर नहीं है। तो बैंक में अगर देखें तो क्या होना था, उसने बैंक में उसने कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होना था। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, कस्टमर के अकाउंट उसको क्रेडिट साइड पे बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड पे जाके इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। ये तो हमने काम किया था डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स के लिए, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट्स। ठीक है, अब बेटा मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में एक चीज एक इवेंट अगर हुआ है तो उसको अगर हम लोग रिकॉर्डिंग के पर्पज से देखते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो जो उसने होना चाहिए था, जो नहीं हुआ और वो होना चाहिए था, उसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ना बेटा, मैंने अगर चेक बैंक में जमा करवाए थे तो बैंक मैंने डेबिट किया था, तो बैंक ने उसके बदले में मुझे क्या करना था, बैंक ने उसके बदले में मुझे क्रेडिट करना था। अब बैंक ने वो क्रेडिट नहीं किया, तो ये देख ले मैंने बैंक स्टेटमेंट में जाके उसको क्रेडिट कर दिया कि बिजनेस बुक्स में तो वो डेबिट मैंने कर लिया हुआ है, उसमें तो मिसिंग है ही नहीं। जहां पे जो चीज मिसिंग है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे आप लोग और देखेंगे कि कहां पे कौन सी चीज मिसिंग है, जो चीज मिसिंग है उसमें जाके उसको एंटर कर देंगे। अभी जरा गौर करिएगा, मैं आपको एक चीज और चीज समझाने लगा हूं, आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब आउटस्टैंडिंग चेक्स की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग चेक से क्या मुराद होता है, ऐसे चेक्स हैं कि जो कि हम लोगों ने इश्यू तो किए थे, पेमेंट्स तो की थी कस्टमर्स को अपने अकाउंट पेएबल्स को, लेकिन वो लोग अभी तक बैंक में पैसे लेने के लिए गए ही नहीं है। अब जब मैंने पेमेंट की थी बेटा, उस वक्त मैंने एंट्री पास की थी अकाउंट पेएबल को डेबिट करके,
अकाउंट पेबल को मैंने डेबिट किया और उसके बदले में मैंने क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री मैंने तो पास कर दी। अब इसका मतलब क्या है, कैश या बैंक एक ही बात है बेटा, कि मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया हुआ है। अब इसके बदले में बैंक ने क्या एंट्री पास करनी थी, बैंक से अगर बैंक के अकाउंट से पेमेंट होती, वो कस्टमर, वो जो मेरा क्लाइंट था जिसको मैंने पैसे देने थे, मेरा जो क्रेडिटर था, मेरा जो अकाउंट पेबल था, अगर वो बैंक से पैसे लेने चला जाता तो बैंक मेरे अकाउंट से जब पेमेंट करता तो बैंक मुझे डेबिट करता, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करता, और जो कि चूंकि उसने पेमेंट कर दी है तो उसने कैश को क्या करना था, क्रेडिट कर देना था। अब मैंने अपने अकाउंट पेबल को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक ने मुझे डेबिट नहीं किया, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया हुआ है। तो बेटा बैंक ने मुझे डेबिट करना था ना, अब बैंक ने मुझे डेबिट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको डेबिट कर दूंगा। कहां पे जाके, बैंक स्टेटमेंट में जाके उसको डेबिट कर दूंगा। ठीक है, इस चीज को जरा बेटा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया एरर। एरर में बेटा मैं यहां पे इसके साथ लिख देता हूं, एरर अगर आएंगे आपको तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये मैं हाईलाइट भी किए देता हूं आप लोगों को। बेटा ये जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूं, ये फॉर्मेट आप यूज करिएगा। अगर वो जो बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है उसको अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा हद तक घूम जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी हम लोग इंशाल्लाह सीख लेंगे उसको भी, ताकि वो सीखने की हद तक तो हमें पता हो ना, बाद में आए या ना आए वो बात की बात है। अब बेटा एक चीज तो पता लग गई कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक स्टेटमेंट में जाके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। आउटस्टैंडिंग चेक्स बैंक स्टेटमेंट में जाके क्या होंगे, डेबिट होंगे। और एरर्स रिवर्स हो जाएंगे। अगर बिजनेस ने कोई अकाउंट होल्डर ने, डिपॉजिटर ने कोई एरर किया है तो बिजनेस बुक्स में रिवर्स हो जाएगा, अगर बैंकर ने कोई एरर किया है तो वो बैंक बुक्स में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एरर्स को इस तरह से हम लोग रिवर्स कर देंगे। उसके बाद आ जाता है डेबिट मेमोरेंडम। डेबिट मेमोरेंडम मतलब कि बैंक ने डेबिट कर दिया था किसी भी वजह से, वो डेबिट मेमोरेंडम मैंने आपको बता दिए हुए थे। इस चीज को जरा मेक श्योर कर लीजिएगा। अब बैंक ने अगर डेबिट किए थे तो मुझे क्या करना था, मुझे उनको क्रेडिट करना था। तो मैं फिर उनको क्या करूंगा, कैश बुक में या बिजनेस बुक्स में उसको क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड कर लूंगा। और क्रेडिट मेमोरेंडम के बैंक ने जो मुझे क्रेडिट किया था, तो बैंक ने बेटा जो क्रेडिट किया था, अंडरस्टूड, बैंक ने वो रिकॉर्ड कर लिया था और वो चीज बिजनेस के रिकॉर्ड्स में, बिजनेस बुक्स में मिसिंग थी। अगर बैंक ने क्रेडिट किया था तो बिजनेस ने तो उन्हें डेबिट ही करना है ना, तो बिजनेस में फिर क्या होगा, उसको डेबिट वाले कॉलम में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। और उसके बाद जिस तरह से मैंने आप लोगों को बेटा बैलेंस निकालना सिखाया था, बैलेंस करना सिखाया था मैंने, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग जो है इसका बैलेंस कर लेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था अकाउंट का बैलेंस करना ना, कि जो हैवियर साइड होगी वही बैलेंस कहलाएगी और जो लोअर साइड होगी उस तरफ बैलेंस हमारा जो है वो अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, इन सब चीजों को जब हम लोग कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा करेक्ट बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, कि ये हमारे पास करेक्ट बैलेंस है जी। ठीक है जी, वो जो भी बैलेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम लोग उसका वो टोटल अमाउंट्स जो भी होंगी हमारी आ रही होंगी उनको हम लोग मेंशन कर देंगे। अब बेटा आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो अपने पास मोबाइल्स में ले लें, ताकि आपके पास ये फॉर्मेट्स आ जाएं, ताकि हमने जब इस क्वेश्चंस को करना है तो ये फॉर्मेट्स तो कम से कम हमारे पास हों जिसको हम लोग कर सकें। प्लीज एक जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास। थैंक यू। अभी जरा बेटा देखिएगा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं। और ये जो अभी आपने क्लास पार्टिसिपेशन सबमिट करनी है, आपने ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है ना, इसी फॉर्मेट में उन फिगर्स को आपने ऐड करके, एंटर करके जो है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आपने सेंड करना है क्लास पार्टिसिपेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप देख लें बेटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपकी उसमें स्लाइड्स में भी हुआ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन थी, ये एक क्वेश्चन है पूरे का पूरा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट फॉर लाइट कंपनी, इलस्ट्रेशन 8.10 shows the balance per bank 15,907.45 on April 30, 2010। मतलब बैंक बैलेंस जो शो हो रहा था बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 30 अप्रैल को वो था $15,907.45। और ऑन दिस डेट, और इसी डेट को, सेम डेट को, द बैलेंस ऑफ कैश पर बुक्स
बुक्स के लिहाज से मतलब बिजनेस रिकॉर्ड्स के लिहाज से जो बैंक बैलेंस था वो था 11,589.45 का। अब देखिए दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। अब इसके साथ नहीं लिखा हुआ कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब ये नॉर्मल बैलेंस है। अब बेटा देखें ये जो 15,907 है ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, और ये जो 11,589 है ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। सबसे पहले आपने बैलेंसेस एंटर कर लेने हैं, ठीक है जी। यूजिंग द फोर रिकंसिलिएशन स्टेप्स, चारों जो स्टेप्स हैं उनको आपने यूज करना है। चार स्टेप्स कौन से थे? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक्स, एरर्स और बैंक मेमोरेंडम। बैंक में डेबिट मेमोरेंडम थे और क्रेडिट मेमोरेंडम थे, मैंने इनको आपको सॉल्व करना बता दिया, ठीक है जी। नंबर 1 में हम लोगों ने क्या करना है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो हमने अभी देखा है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट को बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम में जाके उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसी के बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स थे, ये सारे चेक्स की अमाउंट्स को जमा किया तो ये हमारे पास टोटल आ गए 5,904 के। तो इनको हम लोग क्या करेंगे? इनको डेबिट कर देंगे ना उसमें बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम में जाके। उसके बाद एरर्स। अब एरर्स में देखना यह है कि बैंकर ने एरर किया है या कस्टमर ने एरर किया है। अगर बैंकर ने एरर किया है तो बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम में आ जाएगा, अगर कस्टमर ने किया है तो बिजनेस या बैलेंस एज पर बुक्स वाले कॉलम में आ जाएगा। अब यहां पे एरर क्या है जी? लाइड रोट चेक नंबर 443 फॉर 1226। तो मतलब ये जो डिपॉजिटर था उसने चेक लिखा था 1226 का एंड द बैंक करेक्टली पेड दैट अमाउंट, लेकिन बैंक ने जो है वो करेक्टली अमाउंट पे कर दी। हाउएवर लाइड रिकॉर्डेड द चेक एज 1262, मतलब $1226 का चेक लिखा गया था, बैंक ने उसकी पेमेंट भी कर दी, लेकिन जब कस्टमर ने डिपॉजिटर ने अपने पास रिकॉर्ड्स में जब उसको लिखा है एंटर किया है तो उसने लिख दिया है 1262 से। अब देखिए बेटा जब हम चेक लिखते हैं, चेक लिखने का मतलब है चेक इशू किया, जब हम चेक इशू करते हैं मतलब हमारे बैंक में कमी आ रही होती है ना। चेक इशू करने का मतलब है कि किसी को पेमेंट करना चेक के जरिए। तो जब हम चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक बैलेंस में क्या आती है? कमी आती है। तो बैंक बैलेंस में जब कमी आती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने $36 से कम क्रेडिट किया, सॉरी ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है। 1226 का चेक था उसको 1262 का लिख दिया है, हमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया हुआ है। तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? उसको ठीक करने के लिए फिर डेबिट कर देंगे, जितना ज्यादा क्रेडिट किया हुआ था उसको डेबिट करके ठीक कर देंगे, ठीक है जी। अब ये अकाउंटेंट उसने डिपॉजिटर ने गलती की है तो ये वो जो बिजनेस बुक्स वाला कॉलम है उसमें आएगी ये। उसके बाद बैंक मेमोरेंडम, डेबिट मेमोरेंडम था तो ये आ जाएगा, ये पहले दो डेबिट मेमोरेंडम थे, ये दोनों क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बिजनेस बुक्स में, और उसके बाद जो क्रेडिट मेमोरेंडम था ये क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा उसी बैलेंस एज पर बुक्स में, बुक्स वाले कॉलम में, ठीक है जी। और इसको देखते हुए आप लोग बेटा जब वो बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो वो इस तरह से आपका करेक्ट बैलेंस 12,204 आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये एड लेस वाले मेथड से मैं आपको नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों को अकाउंट मेथड से करवा रहा हूं, आप इस उसी मेथड से आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है जी बेटा जी। तो ये था हमारा उसका क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन को अटेम्प्ट करने का। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाती हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जब फॉर्मेट समझा रहा था तो मैं आप लोगों को एंट्रीज करके समझा रहा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने भी जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उनको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। The company records each reconciling item used to determine the adjusted cash balance per books। तो एक्चुअली बेटा ये जो हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं इसकी बैकएंड पे देखें तो एंट्रीज हो रही होती हैं। मसलन कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, कि जब हमारे नोट रिसीवेबल बैंक कलेक्ट करता है, मतलब बेटा ये जो चीजें बैंक ने की हैं, डेबिट और क्रेडिट मेमोरेंडम जो बैंक ने किए हैं उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है जो हमारे पास मिसिंग है। बाकी चीजें तो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। अब बेटा अगर बैंक ने कोई कलेक्शन की है मतलब हमारा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज कर गया है तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखिए अज्यूम इंटरेस्ट ऑफ $50 हैज नॉट बीन accrued and collection fee is charged to miscellaneous expense, the entry is, मतलब बैंक ने एक नोट रिसीवेबल कलेक्ट किया है और वो नोट रिसीवेबल जो था वो 1000 का था, उस 1000 के ऊपर $50 का इंटरेस्ट था और बैंक ने उस नोट को कलेक्ट करने के लिए $15 जो है
वो हमसे कलेक्शन चार्जेस लिए हैं। तो अब हमारे बैंक में इजाफा हुआ, देखिए बेटा टोटल बैंक ने $1050 कलेक्ट किए थे और उनमें से $15 बैंक ने डिडक्ट कर लिए अपने सर्विस चार्जेस के लिए। तो टोटल फिर हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है 1035 का। तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट 1035 से, कलेक्शन चार्जेस या मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट $15 से, और अकाउंट या सॉरी नोट रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे 1000, और जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है $50 का वो भी क्रेडिट हो जाएगा $50 के साथ। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर बैंक एरर है, बैंक ने जो भी गलत डेबिट या क्रेडिट किया है उसको भी जब हम रिवर्स करेंगे तो उसकी एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हम लोगों ने वो $36 से अमाउंट को जो है वो ज्यादा कर दिया हुआ था, बैंक को ज्यादा क्रेडिट कर दिया हुआ था, तो उतने से बैंक को दोबारा से डेबिट कर लें और अकाउंट पेएबल को उतने से क्रेडिट कर देंगे हम लोग। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही एनएसएफ चेक, जो बैंक मतलब जो चेक डिसऑनर हो जाते हैं, हमने कुछ किसी कस्टमर से कुछ पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दे दिए, हमने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया, तो हमने एंट्री तब पास कर दी कि बैंक डेबिट और वो कस्टमर क्रेडिट। अब बेटा देखें, जब एक कस्टमर ने हमें चेक दिया था, जब वो डिसऑनर हो जाए तो क्या दोबारा हम लोग उस कस्टमर के पास ही जाएंगे कि भाई पैसे दे दें हमारे वापस, आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया? ऑब्वियसली हम अपने कस्टमर के पास दोबारा से पैसे लेने के लिए जाएंगे और वो कहेगा ठीक है भाई मैं आपको दोबारा पैसे दे दूंगा, अभी उसने पैसे दिए नहीं है। ठीक है, तो आप दोबारा अपने अकाउंट रिसीवेबल को अपना एसेट बनाकर डेबिट कर लेंगे और अपना बैंक कम कर देंगे, क्योंकि जब आपने बैंक बढ़ाया था चेक जमा करवाने की वजह से, वो चेक तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो फिर आपको अपना बैंक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बैंक को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे जब आपके चेक डिसऑनर होंगे। तो इसी तरह से बेटा बैंक सर्विस चार्जेस, मतलब आपके अकाउंट से डिडक्शन हुई है, आपका अकाउंट बैलेंस कम होगा, अकाउंट बैलेंस कम होगा तो आप अकाउंट बैलेंस को तो क्रेडिट करेंगे, अपने बैंक को तो क्रेडिट करेंगे, बैंक को या कैश को क्रेडिट करेंगे, और सर्विस चार्जेस के लिए मिसलिनियस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, इन सब के लिए मिसलिनियस अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस है बेटा, आप लोग इनको जो है वो देख लीजिएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये हम लोगों को पता है कि ऑनलाइन जब हम लोग फंड्स को ट्रांसफर करते हैं वाया टेलीफोन, कंप्यूटर्स के जरिए से या मोबाइल एप्स के जरिए से, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये डिस्कशन क्वेश्चन है, अभी इसी टॉपिक के बारे में, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और रिपोर्टिंग ऑफ कैश, के कैश को जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट में तो किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। कैश कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स, करेंसी पेपर, करेंसी मतलब पेपर मनी, चेक्स, मनी ऑर्डर्स एंड मनी ऑन हैंड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक और सिमिलर डिपॉजिटरी। मतलब ये कैश इन तमाम सूरतों में हमारे पास हो सकता है, हमारे ड्रॉर में हो सकता है, हमारे पास चेक्स पड़े हो सकते हैं, हमारे पास कॉइन्स पड़े हो सकते हैं, हमने वो बैंक में डिपॉजिट करवाया हो सकता है, ये किसी भी सूरत में कैश हमारे पास हो सकता है। तो जब हमने इस कैश को अपने पास बेटा अपनी बैंक उसमें बैलेंस शीट में जब हम लोगों ने कैश को एसेट्स में रिपोर्ट करना है, तो कैश को पहली बात तो यह है कि करंट एसेट्स में रिपोर्ट करेंगे। और करंट एसेट्स में किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले कैश इक्विवेलेंट्स लिखेंगे, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड कैश और उसके बाद कंपनसेटिंग बैलेंसेस। ये तीन आइटम्स हम लोग इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों आइटम्स क्या होती हैं, ये आप लोग बेटा अभी मुझे जो है ये अपनी क्लास पार्टिसिपेशन में, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन का हिस्सा भी है ये, क्योंकि टाइम एंड अप हो गया है, आप गूगल से इन तीनों चीजों को देखकर आप लोग मुझे सबमिट करेंगे। मकसद सिर्फ ये होगा कि आप लोगों ने इन चीजों को अब जो है वो स्टडी कर लिया है, गूगल से आपने इनको चेक कर लिया है कि ये क्या होती है। आप गूगल से देख सकते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक का था बेटा आज का हमारा टॉपिक।